नई नवेलिन दुल्हन ब्याह कर लाने की खुशी आमर के लहजे से छलक रही थी। वो इसके करीब आकर बैठा और सलाम किया। फातिमा ने धीरे से इसके सवाल का जवाब दिया। हजारों अंदेशे इसके दिल में लरज रहे थे। वो बेहद गरीब घराने की लड़की थी, मगर आमर एक अमीर खानदान से तलक रखता था। न जाने कैसे आमर की माँ को फातिमा भाग गई थी। शायद इसकी वजह फातिमा का बेमिसाल हुस्न था। ये इसका सुगड़पन कि आमर की माँ ने पहली नज़र में ही फातिमा को अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया। चटपट मंगनी पट ब्याह वाला काम हुआ और आज फातिमा आमर की दुल्हन बनी इसके सामने बैठी थी। आमर मुस्कुराते हुए इसके हाथ में मुंह दिखाई की अंगूठी पहना रहा था। फातिमा को यकीन न आ रहा था कि किस्मत यूँ भी पलट सकती है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी खरीदने की हैसियत नहीं थी। आज इसके हाथों में हीरे की अंगूठी पहनाई जा रही थी। वो बस आमर को देख कर रह गई थी। वो एकदम चौंक गई। आमर कह रहा था, देखो फातिमा, तुम मेरी अम्मी के पसंद हो, मगर मैं जानता हूँ कि जल्दी तुम अपने अच्छे रवैये से मेरे दिल में भी जगह बना लोगी। मैं तुम्हें बहुत मोहब्बत दूंगा और तुम्हारी हर ज़रूरत का ख्याल रखूँगा, मगर इसके बदले में तुम्हें सिर्फ़ एक बात कहता हूँ, मेरे घर वालों की जी जान से खिदमत करना और मेरी अम्मी के सामने कभी ज़बान मत चलाना। इनकी इज़्ज़त करना, क्योंकि मुझे बहुत मुश्किलों से पाला है। फातिमा मुस्कुरा दी। भला इसे क्या एतराज़ हो सकता था। वो तो वैसे भी इन सब घर वालों को अपना मान चुकी थी। शादी का अगला दिन बेहद खुशगवार था। सरशारी किसी कैफियत में फातिमा के हुस्न के कसीदे पढ़ रहा था। फातिमा भी किस्मत के पलटने पर बेहद हैरान थी। वो चंद दिन खुशियों के ढंढोले में झूलते हुए गुजरे और आमर का नौकरी पर वापस जाने का वक्त आ गया। वो दुबई में काम करता था और शादी की छुट्टी के सिलसिले में पाकिस्तान आया हुआ था। फातिमा बेहद रंजीदा थी, मगर इसने दिल पर पत्थर रख लिया। इसने सोचा, आमर चला गया तो क्या हुआ, आखिर ये सब भी तो मेरे अपने हैं। आमर की अम्मी का रवैया फातिमा के साथ बहुत अच्छा था। वो बहुत प्यार से इससे मुखातब होती थी, मगर फातिमा को एक बात समझ नहीं आती थी कि जब भी आमर कभी इसके पास ना होता तो इसकी सास इसे चीरती हुई नज़रों से घूरती रहती। फातिमा को लगा कि ये इसका वहम है। आमर फातिमा से बहुत सारे वादे करके चला गया। फातिमा दिल के साथ तन्हा रह गई, मगर वो नहीं जानती थी कि इसकी ज़िंदगी में कैसे मुसीबत आने वाली है। आमर की बड़ी बहन मारिया का रिश्ता तय हो रहा था। आए रोज़ इसके ससुराल वाले आए होते थे। आज आमर के जाने के बाद वो पहली दफ़ा आ रहे थे। सुबह फातिमा अभी अपने कमरे में सो रही थी जब अचानक ज़ोरदार आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला। उठ जाओ बीबी, कब तक नींदें पूरी करनी हैं, सारा दिन बिस्तर तोड़ते हुए ही गुजारोगी क्या। मारिया के ससुराल वाले आ रहे हैं, उठकर इनके लिए कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करो। मेरे बेटे को तो भगा दिया है, अब हम बेचारों को तो इस किसी तरह रहना है ना। जल्दी किचन से में आओ। फातिमा ने हैरानगी से उठकर देखा, ये इसकी सास से थी। इसे इनके रवैये पर बेहद हैरत हुई, मगर इसने कुछ ना कहा। खामोशी से हाथ मुँह धोकर किचन में आ गई। अभी सुबह के 7 बजे थे। सास ने इसे सारे घर वालों के लिए नाश्ता बनाने का हुक्म दे दिया। वो खामोशी से नाश्ता बनाने लगी। सब घर वाले तो अभी मज़े से सो रहे थे। इसने सब के लिए पराठे बनाए, अंडे तले, चाय बनाई और फिर जाकर देखा तो अभी तक सब के सब सो रहे थे। इसने आगे बढ़कर अपनी नंद को उठाया। उठो मारिया, उठकर नाश्ता कर लो, मैंने नाश्ता बना दिया है। मारिया जो गहरी नींद में थी, इसका हाथ एकदम झटक कर बोली, बना दिया है तो कोई एहसान नहीं किया, उठकर कर लेंगे नाश्ता, अब सर मत खाओ और सोने दो। फातिमा शर्मिंदा सी होकर रह गई थी और खामोशी से इनके कमरे से निकल आई थी। इसने अपनी सास को ढूंढना चाहा और ये देखकर हैरत रह गई कि साथ भी एसी वाले कमरे में सुकून से सो रही थी। वो खामोशी से ड्राइंग रूम में आकर बैठ गई। घर के तमाम अफराद 11 बजे के करीब जागे। मारिया ने खामोशी से सबको नाश्ता सर्व कर दिया। इसकी नंदों ने हाथ पाट से पराठे निकालकर खाना शुरू किए तो बुरे बुरे मुंह बनाने लगी। अम्मी, ये क्या है, ठंडे हो रहे हैं, ये पराठे तो मुझसे चबाए भी नहीं जा रहे। मारिया दूसरा पराठा खाते हुए बोली। तभी फातिमा के ससुर बोले, मुझे तो ताज़ी रोटी बना कर दो, मुझसे तो ये बासी रोटी नहीं खाई जाती और ना ही मैंने कभी खाई है। एक एक करके तमाम अफराद शुरू हो गए। फातिमा खामोशी से उठी और सब के लिए दोबारा नाश्ता बनाने लगी। सब नाश्ते के लिए चीख रहे थे, मगर कोई उठकर इसकी मदद के लिए नहीं आया। घर में फातिमा को मिलाकर कुल 18 अफराद थे।
आमर की बड़ी बहन शादीशुदा थी और अपने 5 बच्चों के साथ मैके में ही रहती थी। इसका मियाँ भी बैरून मुल्क काम करता था। आमर के चचा चाची, इसके बच्चे और सास ससुर, इतने अफराद का काम फातिमा के सर पर आन पड़ा था। इनमें से कोई हाल कर मदद करवाने को तैयार ना होता। फातिमा को हैरत हुई कि इसके आने से पहले आखिर घर का काम कौन करता था। सफाई सुथराई के लिए एक काम वाली आया करती थी, मगर जैसे ही फातिमा ने घर के कामों को अपने हाथ में दिया, सास ने काम वाले की भी छुट्टी कर दी और काम भी फातिमा से ही करवाने लगी। फातिमा सुबह अज़ानों के वक्त बेदार होती, सफाई करती, नाश्ता बनाती, दोपहर का खाना बनाती, कपड़े धोती, यहाँ तक कि इसका पूरा दिन ही घर के काम काज में गुजर जाता। शदीद गर्मियों के दिन थे। चूल्हे के आगे खड़े होकर वो सब के पसंद के खाने बनाती। सब एसी वाले कमरे में लेटे बस फरमाइशें ही करते रहते। वो पका पका कर बेहाल हो जाती तो सबको जाकर इतला देती। सब इसकी ज़ात पर एहसान धरते हुए एसी वाले कमरे से निकलते और डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते। खाने के दौरान भी 50 दफ़ा फातिमा को उठाते। वो सब की ज़रूरतें पूरी करती। खाने के बाद सब बर्तन वहीं डाइनिंग टेबल पर छोड़कर फिर से एसी वाले कमरे में जा घुसते। कोई फिल्म लगा देता तो कोई आपस में बातें करना शुरू हो जाता और कोई दोबारा से सो जाता। फातिमा बेचारी फिर से गंदे बर्तन धोने में लग जाती। इन्हीं दिनों फातिमा की तबीयत बेहद ख़राब रहने लगी। सुबह उठती तो मतली से इसका बुरा हाल होता। किचन में काम करने के दौरान कई दफ़ा वो उल्टियाँ करती। सास की जानती हुई नज़रों ने भांप लिया कि मामला कुछ हो रही है, मगर उन्होंने फातिमा के सामने नाम तक ना लिया। एक रोज़ फातिमा की अम्मी इत्तेफाक से इससे मिलने आई तो फातिमा ने इनसे अपनी ख़राब तबीयत का जिक्र किया। वो चौंक गई और इसे लेकर करीबी लेडी डॉक्टर के पास चली गई। लेडी डॉक्टर ने मुआयना किया तो खुशखबरी सुनाई कि फातिमा हामला है। फातिमा तो हैरान ही रह गई। इतनी बड़ी खुशी इसकी ज़िंदगी में आ गई और इसे पता ही न चला। इसी खुशगवार हैरत में डूबे हुए वो घर वापस आई। डॉक्टर ने आराम करने और खाने पीने का मशवरा दिया था। बकौल इसके फातिमा में खून की शदीद कमी थी। फातिमा की अम्मी ने सास को बताया कि फातिमा हामला है और डॉक्टर ने इसे आराम करने का मशवरा दिया है। बेहतर यही है कि अब आप कोई काम वाली रख लें। फातिमा की सास ने बेहद खुशी का इजहार किया और कहने लगी, हाँ हाँ बहन, ये तो मेरी बेटियों जैसी है। भला मैं इससे इस हाल में काम क्यों करवाऊँगी। मैं आज ही किसी काम वाली का बंदोबस्त करती हूँ। फातिमा की अम्मी मुतमिन होकर चली गई। फातिमा जैसे ही कमर सीधी करने के लिए बेड पर लेटी, इसकी सास आ पहुँची। फातिमा, कुछ मेहमान आए हैं, उठ के इनके लिए चाय का बंदोबस्त करो और ज़्यादा लेटने की भी ज़रूरत नहीं है। इस हालत में काम काज करना वैसे ही सेहत के लिए अच्छा होता है। मैंने भी भरे ससुराल में रहते हुए 10-10 बच्चे पैदा किए हैं। तुम कोई अनोखा काम नहीं कर रही कि बिस्तर से ही लग कर लेट जाओ। फातिमा हैरत से इनकी जानब देखती रही मगर कुछ न बोली और खामोशी से उठकर मेहमानों के लिए चाय का इंतज़ाम करने लगी। इसके हामला होने की खबर से घर वालों को कोई फ़र्क न पड़ा। इन्हें तो काम काज के लिए नौकरानी चाहिए थी, इसीलिए वो गरीब घराने की लड़की ब्याह कर लाए थे। फातिमा ख़राब तबीयत के बावजूद सारा दिन काम करती रहती। आखिरकार इसकी हिम्मत जवाब देने लगी। इस रात जब आमर का फ़ोन आया तो इसने कोशिश की कि वो इसे बता दे कि घर में काम काज की ज़्यादती से वो परेशान हो रही है। लेकिन जैसे ही इसने आमर को ये कहा कि इसकी बहन ने किचन में इसकी मदद नहीं करवाती, तो आमर अचानक गुस्से में आ गया। मैं इतनी दूर बैठा तुमसे सबके लिए दिन रात काम कर रहा हूँ और तुम लोगों की छोटी छोटी घरेलू बातें हर वक्त मुझे बता बता कर परेशान करती हो। मेरी बहनें आज हैं, कल को वो रुखसत होकर अपने घर चली जाएंगी। तुम अगर थोड़ा सा काम कर ही लेती हो तो इसमें बुराई क्या है। आमर की बात पर फातिमा हक्का बक्का रह गई। जैसे वो थोड़ा सा काम कह रहा था, कामों में वो सुबह 6 से लेकर रात 12 बजे तक मसरूफ़ रहती थी। इसकी जान लिया कि अम्मी को शिकायत करने का कोई फ़ायदा नहीं। सास और नंदों का रवैया बद से बदतरीन होता जा रहा था। वो इससे बिल्कुल किसी नौकरानी की तरह बर्ताव करते थे। फातिमा को अब समझ आ रही थी कि वो एक गरीब घराने से लड़की क्यों ब्याह कर लाए हैं। इन्हें सिर्फ घर के काम काज के लिए एक नौकरानी चाहिए थी। फातिमा कपड़े धोने के लिए मशीन लगाती तो सुबह से लेकर शाम हो जाती। आमर की शादीशुदा बहन अपने बच्चों की छोटी छोटी निकरें भी खुद नहीं धो सकती थी। वो भी लाकर फातिमा के हवाले कर देती कि इन्हें धो दो। फातिमा कपड़े धो धो कर हलकान हो जाती। मशीन बंद करती, अंदर जाकर बैठती तो सास को याद आ जाता कि खाना तो किसी ने बनाया ही नहीं। फातिमा को 2 मिनट भी बैठने ना देती और किचन में भेज देती।
रात जिस वक्त थक हार कर वो अपने कमरे में जाती तो इसके एक एक जोड़ ने दर्द किया हो रहा होता। इस दौरान इसे ख्याल ही न रहता कि इसने अमर से फ़ोन पर बात भी करनी है। फ़ोन उठाती तो अमर की कई कई मिस कॉल्स आई होती। वो इसे कॉल बैक करती तो वो फ़ोन उठाकर शदीद गुस्सा करता, तुम क्या करती रहती हो सारा दिन? मुझ तुम्हारे पास इतना भी वक्त नहीं होता कि तुम 2 घड़ी मुझसे बात ही कर लो। मैं तुम्हारे आराम की खातिर ही यहाँ परदेश में ख्वार हो रहा हूँ, मगर लगता है तुम्हें मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं रही। वो गुस्से में फातिमा को सुनाने लग जाता। फातिमा दोनों जानब से पिस रही थी। इससे लग रहा था कि शादी करके इसने कोई तोक अपने गले में डाल लिया है। शोर के साथ मुनासिब वक्त न गुजारने की वजह से इन दोनों के दरमियान बहुत फैसला था। इसी फासले का फातिमा के साथ खूब फ़ायदा उठाती थी। आमर को फ़ोन करके छोटी छोटी बातें फातिमा के खिलाफ बताती, जिन्हें वो सच मान लेता। वो शरीफ लड़का था, फातिमा से इस चीज़ की बाज़पर्स तो ना करता, लेकिन दिन ही दिल में फातिमा से शिकवा ज़रूर करता। एक रोज़ फातिमा की सास ड्राइंग रूम में बैठी टीवी देख रही थी जब बाहर से इसकी छोटी बेटी मारिया अंदर दाखिल हुई। इसके हाथ में बिजली का बिल था और इसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। अम्मी ये देखें, पूरे 50,000 का बिल आया है बिजली का। अगर भाई को पता चला तो वो सख्त गुस्सा करेंगे। उन्होंने जाते हुए वक्त कहा था कि कारोबार के लिए रकम जमा करनी है, इसलिए हम अपने अखराजात ज़रा कम करें। मारिया की बात पर अम्मी चौंक पड़ी और फिर इसके हाथ से लेकर देखने लगी। इनके चेहरे पर सोच की परछाइयाँ वाज़िया नज़र आ रही थी। तभी अचानक इनके जहन में एक ख्याल आया और इनके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। उन्होंने मारिया की जानब देखा और कहने लगी, ज़रा अम्मी को फोन मिला कर तो देना। मारिया ने ना समझने वाले अंदाज में मोबाइल निकाल कर आमर को कॉल लगा दी। जैसे ही आमर ने फ़ोन उठाया, अम्मा शुरू हो गई, हाय मेरा मासूम बच्चा परदेश में दिन रात रुल रहा है, मगर तुम्हारी मेहनतों का कोई सिला नहीं। मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मैं इसलिए गरीब घराने की लड़की ब्याह कर लाई थी कि वो रुपये रुपये की कदर करेगी, मगर फातिमा तो इस कदर फजूल खर्च है, ये तो तुम्हें कंगाल करके छोड़ेगी। आमर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अम्मा क्या कह रही हैं। तभी इसने कहा कि अम्मा हुआ क्या है, बताएं तो सही, क्या कर लिया फातिमा ने? अम्मा ने मुस्कुरा कर मारिया को देखा और कहने लगी, करना क्या है बेटा, सारा दिन एसी लगा कर कमरे में पड़ी रहती है। अगर मैं कुछ कहती हूँ तो रोने लग जाती है कि मैं हामला हूँ, मुझसे कोई काम नहीं होता और गर्मी ज़्यादा लगती है। इस हालत की वजह से मैं भी ज़्यादा सख्ती नहीं करती, मगर हकीकत तो ये है कि दिन रात एसी चलाने की वजह से बिजली का बिल 50,000 आ गया है। तुम्हारे अब्बू के पास तो पैसे ही नहीं है, तुम ही को पैसे भेजने पड़ेंगे। बिल की रकम सुनते ही आमर के 14 तबक रोशन हो गए थे, लेकिन वो अब क्या कर सकता था। इसने माँ को तसल्ली दी कि वो पैसे भेज देगा, मगर इसके दिल में फातिमा के खिलाफ घिरा सी लग गई। अगले दिन जब सुबह सुबह घर में फातिमा के तमाम अफराद सो रहे थे तो बड़ी नान के ससुराल वाले आ धमके। फातिमा ने जाकर सबको उठाया तो सूजी हुई आंखों के साथ सब उठ तो गए, लेकिन सब के ही मूड ख़राब थे। मारिया के ससुराल वाले जानते थे कि इन्हें हलवा पूड़ी का नाश्ता करवाया जाए। बेचारी फातिमा की ही शामत आई जब सास ने इसे हुक्म दिया कि सारे काम छोड़ो, पहले मारिया के ससुराल वालों के लिए शानदार हलवा पूड़ी बनाओ। इस रोज़ फातिमा को सुबह से ही चक्कर आ रहे थे, मगर वो खामोशी से किचन में जाकर खड़ी हो गई और पूरियां बनाने लगी। शदीद गर्मी थी और पसीना टपक रहा था। तब भी न जाने इसे क्या हुआ, अचानक इसे ज़ोर से चक्कर आया और वो बेहोश कर ज़मीन पर जा गिरी। धड़ाम की आवाज़ सुनकर ड्राइंग रूम में बैठे हुए तमाम अफराद किचन की जानब दौड़े। वहाँ फातिमा ज़मीन पर बेहाल पड़ी थी। इसके पास खून का एक तालाब सा बना हुआ था। फातिमा की सास के उसान ख़ता हो गए। इन्हें यकीन हो गया था कि जब आमर को पता चलेगा कि फातिमा का हमल ज़ाया हो गया है तो वो शदीद गुस्सा करेगा। इन्हें फातिमा को अस्पताल ले जाने से ज़्यादा अपने झूठ के पकड़े जाने की फ़िक्र थी। मारिया की होने वाली सास ने शोर मचाकर फातिमा को अस्पताल पहुंचा दिया। जब इसकी आंख खुली और इसे पता चला कि इसका बच्चा दुनिया में आने से पहले ही जा चुका है तो इस पर गम का पहाड़ टूट पड़ा, मगर वो नहीं जानती थी कि इसके खिलाफ एक और साजिश तैयार है। इसे शाम सास ने इसकी अस्पताल से छुट्टी करवा ली और इसे घर ले आई। फातिमा के घर वाले आए तो फातिमा ने इन्हें कोई बात ना बताई, बल्कि इन्हें टाल दिया कि मैं सीढ़ियों से गिर गई थी, इसलिए हमल ज़ाया हो गया है। इसकी आंखें बार बार आंसुओं से भर जाती थी।
घर वाले चले गए तो फातिमा की सास ने एक बार फिर इसे चाय बनाने की फरमाइश कर दी, बगैर इस बात का एहसास किए कि अभी वो अस्पताल से घर आई है। फातिमा को शदीद तकलीफ थी, मगर इसके बावजूद वो हिम्मत करके उठी और किचन में जाकर खड़ी हो गई। वो जानती थी कि घर में इसकी कोई हैसियत नहीं, इसका शौहर इसकी बात पे भरोसा नहीं करता और जहाँ जो लोग हैं इन्हें बहू नहीं नौकरानी चाहिए थी। फातिमा की सास ने अम्मी को फ़ोन करके इतला दे दी थी कि फातिमा अभी बच्चे की पैदाइश नहीं चाहती थी, इसलिए जाकर अबार्शन करवा आई है। आमर का खून खोल उठा, इसका दिल चाहा कि अभी और इसी वक्त जाकर फातिमा का गला घोंट दे। इसने बगैर कुछ कहे फ़ोन रख दिया। फातिमा की सास मुतमिन हो गई कि आमर को सच्चाई का पता नहीं चला। सारे काम छोड़कर वो अगले दिन पाकिस्तान आ पहुंचा। इसका इरादा था कि जाते ही फातिमा को तलाक देकर अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा, मगर किसी को इतला दिए कड़कती हुई दोपहर में जिस वक्त वो घर दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ, खाना पकने की खुशबू इसकी नाक से टकराई। कितनी शदीद गर्मी में मेरी बेचारी माँ किचन का काम कर रही है और फातिमा अंदर एसी वाले कमरे में आराम कर रही होगी। वो इस लायक नहीं कि इसे अपनी ज़िंदगी में रखूं। आज ये तलाक इसे देकर आर्जा पार करूंगा। इस औरत ने मेरे घर वालों की इज्जत नहीं की, इसने मेरी ज़िंदगी में रहने का कोई हक नहीं। शदीद गुस्से में सोचता हुआ आमर जिस वक्त किचन में दाखिल हुआ तो इसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। सामने ही फातिमा खड़ी खाना बना रही थी। इसने दोनों चूल्हों पर एक एक हांडी चढ़ा रखी थी। इसका लिबास पसीने से भीगा हुआ था। इसे याद आया कि अम्मा ने इसे बताया था कि कल ही फातिमा ने अबार्शन करवाया है। अपनी मर्ज़ी से अबार्शन के अगले रोज़ ही किचन में वो खड़ी होकर काम किस तरह कर रही है। वो बार बार अपनी कमर पर हाथ रखती थी जैसे इसे शदीद तकलीफ़ थी। कभी माथे से पसीना साफ़ करती। इसने एक परात में बहुत सा आटा निकाल कर रखा हुआ था, शायद अभी इसे आटा गूंदना था, यकीनन फिर रोटी भी पकानी होगी। आमर को किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। वो अक्लमंद लड़का था। कोई आहट किए वो अंदर गया। अंदर पूरे घर में खामोशी थी। इधर उधर नजरें दौड़ाता हुआ आगे बढ़ रहा था। घर के बड़े कमरे में 2 टन का एसी लगा हुआ था। आमर ने धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोला। अंदर नीम अंधेरा था। घर के तमाम अफराद इस बड़े कमरे में सो रहे थे। तभी फातिमा की सास को लगा कि फातिमा दरवाज़ा खोल के अंदर आई है। उन्होंने पलटे बगैर ही ज़ोर से आवाज़ लगाई, महारानी साहिबा, खाना पकाने में कितनी बार कहा है, जब खाना तैयार हो जाए तभी आकर आवाज़ लगाया करो। मेरी बच्चियों की नींद खराब होती है, लेकिन तुम हो कि सुनती ही नहीं। अगर अब मैं कुछ कहूँगी तो तुम शोर मचा दोगी कि कल ही मेरा बच्चा ज़ाया हुआ है और आज सास ने काम पर लगा दिया है। तो बीबी सुन लो, तुम्हें ब्याह कर ही इसीलिए लाई हूँ कि तुमसे घर की काम काज कराऊँ, वरना मुझे तुम जैसी गरीब लड़की की कोई ज़रूरत नहीं थी। मेरे बेटे के लिए एक से बढ़कर एक ख़ानदान का रिश्ता मौजूद था। अब जाओ, जाकर खाना पकाओ और इसके बाद घर की सफाई भी कर लेना। रात को मारिया के ससुराल वालों ने आना है, इनके लिए कम अज़ कम 3-4 डिशें बनानी हैं। पिछली बार की तरह 2 खाने बनाकर सामने मत रख देना। फातिमा की सास अपने ही ख्याल में बोले जा रही थी। ये जाने बगैर के दरवाजे में खड़े हुए आमर के ऊपर तो गोया पहाड़ ही टूट पड़े थे। फातिमा की सास कहकर दोबारा से सो गई। आमर ने नज़र दौड़ाई। घर के तमाम अफराद इंतहाई सुकून से लेटे हुए थे। सिर्फ एक फातिमा ही थी जो शदीद चड़चड़ाती हुई गर्मी में किचन में इन सब के लिए खाने का बंदोबस्त कर रही थी। वो जान गया था कि इसकी गैर मौजूदगी में इसकी बीवी के साथ क्या सलूक किया जाता है। वो शर्मिंदा होता हुआ खामोशी से पलट गया। किचन में फातिमा अभी तक खाना पका रही थी। आमर ने इसके करीब जाकर देखा। वो पसीने से भीगी हुई थी और हौले हौले लरज़ भी रही थी। कल ही इसका हमल ज़ाया हुआ था और आज वो 18 अफराद का खाना पका रही थी। आमर का दिल इस ज़्यादती पर दुख कर रह गया। इसने फातिमा को पुकारा। वो चौंक कर पलटी। इसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। आमर ने कुछ कहे बगैर इसके सामने हाथ जोड़ दिए थे। मुझे माफ़ कर दो फातिमा, मेरी आंखों पर बंदी पट्टी उतर गई है। अपनी तैयारी कर लो, अब तुम यहाँ नहीं रहोगी बल्कि मेरे साथ जाओगे। इसके आंसू साफ करता हुआ आमर कह रहा था और फातिमा को यकीन नहीं आ रहा था कि किस्मत इस पर इस तरह भी मेहरबान हो सकती है।